हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम है एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स में। तो आज हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन एंड जस्ट लेट्स सी एंड लेट्स बिगिन। देखिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसका मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट कर रहा है डीएनए, दैट मीन्स डीएनए जो है उसका सिंथेसिस हमको करना है बाय यूजिंग डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट मैंने आपको बताया था, एक बेस हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ATCGGCT, तो ये एक बेस है। इस पे कौन आके जुड़ेगा? यानी बेस हमने दिया है न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए। यानी कि इसके सामने आएगा TAGCC, सी के सामने G और A। तो ये हमारा बन गया न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि एडेनिन थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और जो ग्वानिन और साइटोसिन है उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में जो है एक स्कीम प्रपोज की थी। उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, एक आइडिया दिया था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। यानी उन्होंने ये बोला है, उनका कहना ये था, इट स्टेट्स दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली। ये जो स्पेसिफिक पेयरिंग है, यानी टी जो है वो ए के साथ और ए टी के साथ ही पेयर करेगा, टी कभी जी या सी के साथ पेयर नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक यूनिक है। तो ये जो स्पेसिफिक पेयरिंग है, यही जो है इसी यही अपनी कॉपी करता जाता है। ये दोबारा फिर अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा और ये अपनी कॉपी बनाएगा। यानी कि इस तरह से वो अपनी कॉपीज बना के, जेरोक्स बना के कर क्या रहा है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सिक्योर कर रहा है। ठीक है। एंड देन सेकेंड स्कीम में उन्होंने बताया था कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो पहले सेपरेट आउट हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं और पूरा का पूरा डीएनए ये बन गया और ये बन गया। फिर ये दोनों सेपरेट आउट होंगे, अलग अलग होंगे, फिर ये अपने हिसाब से बनाएगा और ये अपनी एक कॉपी बना लेगा। तो इस तरह से डीएनए के नंबर जो है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। अब इसके लिए इन्होंने कुछ जो हमारे बोल सकते हैं कि कुछ हम लोगों को मॉडल्स या एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम लोगों को बताया गया है, साइंटिस्ट लोगों ने। तो वो कैसे बताया? तो जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उसको कंफर्मेशन किसने दिया? मैथ्यू मिकेलसन, सॉरी मीजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। यानी मीजल्सन एंड स्टॉल, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं मीजल्सन एंड स्टॉल। इनका जो मॉडल था, इन्होंने 1958 में एक मॉडल दिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि अ, उसका नाम क्या आया? मीजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यानी रेप्लिकेशन जो है ना तो कंजर्वेटिव होता है ना तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी म्हणजे हेमी, हेमी म्हणजे हाफ। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब क्या है? हाफ। यानी हाफ जो है हमारा रेप्लिकेशन के टाइम पे, हाफ जो हमारा डीएनए है वो पेरेंटल टाइप का होगा और हाफ डीएनए जो है वो न्यूली सिंथेसाइज होगा। तो कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स पेरेंटल। पेरेंट ही हमारे लिए चीजें कंजर्व करके रखते हैं, मकान रखेंगे, पैसे रखेंगे, अपनी जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है वो हमारे लिए कंजर्व करते हैं। दैट मीन्स ये हमारे डीएनए में ही है। इसलिए हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा डीएनए ही यही कर रहा है। यानी डीएनए क्या करता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो अपनी डॉटर स्ट्रैंड को बनाता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बनाते हैं, वैसे ही डीएनए में भी होता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मॉडल इन्होंने ई कोलाई को लिया था। अब एक नोट आपके सामने आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेजरसन स्टॉल ने मॉडल एज अ मॉडल क्या लिया था, हम बोलेंगे ई कोलाई। लेकिन अगर पूछते हैं टेलर ने किस पे वर्क किया, तो उन्होंने एक प्लांट पे वर्क किया था, दैट इज विक्सिया फाबा, ब्रॉड बीन्स। उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज किया था न्यूली सिंथेसाइज डीएनए को स्टडी करने के लिए। एंड उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था डीएनए रेप्लिकेशन का इन क्रोमोसोम। लेकिन ई कोलाई में क्रोमोसोम नहीं होता है, उसमें सिंगल क्रोमोसोम है, दैट मीन्स इट्स अ न्यूक्लियोइड। एंड दैट्स वाई वो क्रोमोसोम की बात हम ई कोलाई में नहीं करेंगे, वहां करेंगे जहां रियल में क्रोमोसोम बनते हैं।
यानी कि यहाँ मतलब एक से ज्यादा अगर कॉपीज हैं, 4, 6, 8, तो फिर हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम की। ठीक है, ये है हमारा ब्रॉडबीन, आप देख सकते हैं। इसी प्लांट पे टेलर ने जो है वर्क किया था, अप्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेथडोलॉजी क्या थी इनकी, इन्होंने डीएनए में यही इन्होंने बताया था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो एक पेरेंटल होता है, एंड जो दूसरा न्यूली सिंथेसाइज जो होता है, वो न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए वो डॉटर होता है। ठीक है, इस तरह से वो बनेगा, देन वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये हमारा बन गया पेरेंटल, पेरेंटल से बन गया हमारा न्यूली सिंथेसाइज, या डॉटर डीएनए भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट की, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने प्रूव किया उसमें क्या क्या स्टेप्स उन्होंने यूज किए। तो ये पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है। देखो इसमें क्या हुआ, जो पहला था, पहला जो बैक्टीरिया था, N15 पे उन्होंने ग्रो किया इन नाइट्रोजन हैवी मटेरियल। N15 इज अ आइसोटॉप ऑफ N14। N14 जो है नॉर्मल फॉर्मूला होता है, एंड हमने 15 कर दिया, दैट मीन्स इट्स अ आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है, तो हमने नाइट्रोजन का आइसोटोप यहाँ लिया है दूसरे वाले फ्लास्क में हमने। देन ये हैवी मेटल लेने के बाद फिर हमने ऊपर से ऐड किया है ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि कौन सा था, N14 था। ठीक है, तो N14 वाला हमने ऊपर से इसमें ऐड कर दिया, एंड देन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बैक्टीरिया जब ये सैंपल लिया, तो ये फर्स्ट सैंपल जो था 0 मिनट पे था, यानी इसमें कोई एप्लीकेशन अभी नहीं हुआ है। तब हमने इसको स्टडी किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो हमको क्या मिला, एक तो मिला N14 यानी दोनों लाइट बैंड, अब लाइट है तो ऊपर तैरेगा, यानी बैंड ऊपर की तरफ मिलेगा। N15 जो इंटरमीडिएट है वो बीच में मिलेगा, और N15 और 15 का बैंड हमें सबसे नीचे मिलेगा। तो इस वाले में जब कोई रेप्लिकेशन नहीं हुआ है तो उस टाइम पे ओनली एक ही बैंड हमें मिला है, दैट इज अवर N15 क्योंकि पेरेंटल डीएनए ही प्रेजेंट है, N15 लिया है हमने एज ए पेरेंटल, तो दैट्स वाई पेरेंटल ऑल हैवी मिले हमें। नेक्स्ट वाली सिचुएशन में हमने आफ्टर 20 मिनट्स और आफ्टर 40 मिनट्स स्टडी किया। आफ्टर 20 मिनट्स जब हमने इसमें से सैंपल, इसी में से सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो जब आफ्टर 20 मिनट दोबारा हमने एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो हमको क्या मिला, तब भी हमें एक ही बैंड मिला, दैट इज इंटरमीडिएट बैंड, यानी कि N15 एंड N14। क्यों मिला ऐसा, क्योंकि N15 के साथ पेरेंटल वाला जो था, फिर ऊपर से जो हमने N14 डाला है यहाँ पर, तो ये जो N14 है ये ही तो डॉटर की फॉर्म में आएगा। N15 तो पेरेंटल हो ही गया, अब ये जो न्यू सिंथेसिस बनेगा ये N14 होगा, क्योंकि हम मीडियम में ऊपर से ऐड कर रहे हैं, जो हम ऐड कर रहे हैं वही तो उस पे जाके फिक्स होगा। ठीक है, सेल अपने आप तो कंस्टिट्यूट करेगा नहीं, हम ऊपर से डाल रहे हैं इसमें। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन इंटरमीडिएट, यानी N14 N15 का बैंड मिल गया, ये वाला अपना। नेक्स्ट आता है, जब हमने आफ्टर 40 मिनट्स स्टडी किया तो हमको क्या मिला, एक बैंड तो हमको मिला N14 दोनों 14 14, और दूसरा वाला मिला N15 एंड N14। ठीक है, तो N14 का एक मिल गया ऊपर ही ऊपर, जो लाइट बैंड था, इंटरमीडिएट बीच में मिलना था वो मिल गया। N15 गायब हो चुका है बच्चों, क्योंकि वो जो पेरेंटल डीएनए था वो दोनों अलग होकर क्या बना चुके हैं, दोनों कब के ही अलग हो चुके हैं। अब हमने ऊपर से N15 डाला ही नहीं, 14 डाल रहे हैं, तो हर बार 14 ही बनेगा। फिर जब नेक्स्ट ये तो 20 में बन गया अपना, आफ्टर 20 मिनट्स ये बन गया, एक 15 का एक 14, ब्लू वाला 14 है, रेड वाला 15। देन अगेन जब आफ्टर 40 मिनट्स हम देखेंगे तो अगेन रेप्लिकेशन साइकिल हुई, 20 मिनट्स की रेप्लिकेशन साइकिल होती है बैक्टीरिया की, तो ये वाला सेपरेट हो गया, और ये दोनों भी सेपरेट आउट हो जाएंगे अगेन। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल में जब सेपरेट आउट होंगे, तो सेपरेट आउट होने के बाद ये दोनों ही सेपरेट होंगे ना, ये रेड वाला भी सेपरेट हो गया और ब्लू वाला भी हो गया, लेकिन हम ऊपर से ब्लू ही तो डाल रहे हैं, रेड हम डाल ही नहीं रहे हैं। तो यानी जितनी भी बार बनाएगा ब्लू के साथ अब ब्लू बना लेगा, एक ये बन गया, रेड के साथ भी ब्लू बनाएगा, दूसरा ये बन गया, फिर अगेन रेड के साथ ब्लू बनेगा और ब्लू के साथ भी ब्लू, यानी कि एक तो 14 14 वाला हो गया अपना बैंड, और एक हो गया 15 एंड 14 वाला बैंड।
ठीक है, इसमें भी सेम यही हुआ है, यानी कि दो बैंड मिल गए, 14 14 एंड 15 14। 15 15 वाला गायब हो चुका है क्योंकि हम ऊपर से ऐड ही नहीं कर रहे, तो वो बनेगा कैसे? क्लियर है? तो इस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन से उन्होंने ये बताया कि इंटरप्रिटेशन निकल के आया कि क्या होता है, डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव, यानी हाफ ही कंजर्व होता है, पूरा पेरेंट उसमें कंजर्व नहीं करता। ठीक है। ग्रोइंग बैक्टीरिया में हमने क्या डाला था? अमोनियम क्लोराइड, लेकिन उसमें जो नाइट्रोजन था वो हमने आइसोटोप वाला नाइट्रोजन डाला है। ठीक है। बैक्टीरिया जो ट्रांसफर किया हमने, ये तो स्टार्टिंग में था, फर्स्ट में ग्रोइंग बैक्टीरिया में, नेक्स्ट ट्रांसफर जो हमने किया वो N14 वाला ही किया ओनली। एंड आफ्टर 20 मिनट्स सभी हमको इंटरमीडिएट मिले, यानी सारे पैरेंटल, एंड देन आफ्टर 40 मिनट्स हाफ जो है वो इंटरमीडिएट थे और हाफ थे हमारे लाइट, यानी दो बैंड हमको मिलेंगे। फाइनली टू बैंड विल बी ऑब्जर्व्ड, दैट इज अवर इंटरमीडिएट एंड लाइट डीएनए। इंटरमीडिएट हमें पता है बीच में ही मिलेगा और लाइट वाला ऊपर बनेगा, तो दो ही बैंड मिले, ये बना ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि अगर कंजर्वेटिव होता तो दोनों, ये वाला बैंड भी मिलना चाहिए था ना, ये भी मिलता, लेकिन ये मिला ही नहीं, क्योंकि पेरेंटल अपना स्ट्रैंड देगा, उसके बेस पे दूसरा सिंथेसिस करेगा, इसलिए दोनों बैंड मिक्सिंग के बनेंगे। और यही है हमारा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, यानी अब हम सिंथेसिस करने जा रहे हैं डीएनए, उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? इट्स एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पहले हम एक्टिव होंगे, पहले भाई कुछ खा पी लेंगे तभी तो काम पे जाएंगे, तो हम एक्टिव हो रहे हैं, दैट मीन्स हमको कुछ तो एटीपी चाहिए, एटीपी हमें बनेगा तभी हमको एनर्जी आएगी। तो चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी। इनको एक्टिवेट करने कौन आएगा? हमारा एटीपी, वही तो सबको एनर्जी देता है। तो नेक्स्ट जब वो आया, उसने इनको क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। एएमपी बन गया एटीपी, जीएमपी बन गया जीटीपी, सीएमपी बन गया सीटीपी, एंड टीएमपी बन गया टीटीपी। यानी कि सभी को उसने ट्राइफॉस्फेट दे दिया और एक्टिवेट कर दिया। अब जब एक्टिव हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम ढूंढते हैं यार, कुछ काम करना है, काम करना है, शुरुआत करनी है। दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, यानी हम काम ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये इनिशिएट काम शुरू करने के लिए ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन ढूंढ रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है उसको। अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसे यहाँ मिल चुका है बच्चों। तो उसने एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जो डीएनए था, इस डीएनए को उसने थोड़ा सा ऐसा बना दिया। यानी उसने क्या किया? ये बॉन्ड्स को ब्रेक किया है, जो बीच में बॉन्ड्स है इनको ब्रेक किया है और बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। पहला वाला पेरेंटल था, अब ये जो बबल बना है इसमें इसने इस डॉटर डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे ये खुलता जाएगा ये आगे आगे बनाता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये एरो से पता लग रहा है। और जो ऑरी पॉइंट होते हैं यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए है, ऐसे एक एक धीरे धीरे करेगा तो कैसे चलेगा? कई जगह से वो ऐसे बना लेता है बबल्स, देन फिर इधर से, तो फिर वो कैसे मूव करता है? वो इधर इस तरफ मूव करेगा, इधर वाला मूव करेगा, तो ये फिर पूरे के पूरे ओपन अप हो जाएंगे ना। तो ओपन होने की वजह से फिर दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे और साथ में बनाते भी जा रहे हैं, तो दोनों बनते भी जा रहे हैं और सुलझते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो से चार स्ट्रैंड हमारे डीएनए के मिल जाएंगे, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये बबल जो था बड़ा हो चुका है और ये पूरा का पूरा मिक्स हो गया। ये एक डीएनए, दूसरा डीएनए, यानी कि वन डीएनए से हमें कितने डीएनए मिल गए? टू डीएनए वी विल गेट। नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी सेम ही डायग्राम है। ठीक है, तो देखो, पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलेंगे, जहां वो एप्लीकेशन टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, दैट इज अवर टी पॉइंट। और एक जो रेप्लिकॉन है, प्रोकैरियोट्स में एक ही रेप्लिकॉन होता है, यानी एक ही यूनिट होता है, एंड यूकैरियोट्स में सेवरल रेप्लिकॉन्स आर देयर, सो दैट वी कैन easily form the complete DNA into two within a short period of time। ठीक है। सो थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मार्कर। अब हमको अनवाइंडिंग करनी है, ओपन अप करना है, तो कौन आएगा? हमने और पॉइंट ढूंढ लिया था, वो तो हमने समझा है कि ऐसा होगा, बट अभी तो उसने ढूंढा ही है ना।
अब वो ढूंढने के बाद क्या करेगा, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेक डाउन करेगा यहाँ से। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वो कौन ब्रेक करता है, हेलिकेज। हेलिकेज ने आगे बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए, ये हेलिकेज आया, मूव होता जा रहा है और बॉन्ड ब्रेक करते जा रहा है। इसमें इधर एक आ जाएगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेक्स्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर बाइंड होंगे। जैसे ही ये ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे, दोबारा वो स्ट्रैंड मिलने की कोशिश करेंगे, तो उनको मिलने नहीं देना। अगर मिल गए तो हम नया नहीं बना पाएंगे, तो उनको हम क्लिप लगा के, एक क्लिप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के कहा है, जो यहाँ पे इसको बाइंड कर देंगे ताकि वो मिल ना सके। फिर थोड़ा सा बनाएगा वो, फिर देन आगे मूव करेगा हेलिकेज, वहां पे भी ऐसे क्लिपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स रिजॉइनिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर। इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट आता है अपना रेप्लिकेशन फॉर्क। इसी को हमने क्या बोला है, रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क देखा है आपने, कांटा जिससे कि आप लोग तरबूज वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाते हो, मैगी भी खाते हो, तो वही फॉर्क है ये। यानी कि वो, ये वो फॉर्क नहीं है, लेकिन इसका ही जैसा वो स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि वाई शेप का होता है, जिसे हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट जो है वो आता है अनवाइंडिंग। जब हुई, सेपरेशन हुआ तो वाई शेप बन गया। अब देखो जो वाई शेप बना है, यानी वो ओपन अप होता जा रहा है, तो पास में आगे वाले जो है टेंशन क्रिएट होगा। यानी कि देखो, अगर इस तरह से अगर रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे क्या टेंशन क्रिएट हो रहा है इस वाली कंडीशन में। जैसे हम ऊन जो है, मम्मी का जो ऊन हम ओपन अप करते हैं, तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है ना, जब सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेंशन है, इसको रिलीज करना जरूरी नहीं, तो धागा टूट जाएगा, यानी डीएनए टूट जाएगा। तो इस टेंशन को हम इधर से रिलीज करते जाएंगे और इधर से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो वो टेंशन रिलीज करेगा टोपोआइसमरेज गाइरेज। अब देखो याद कैसे रखोगे, टोपोआइसमरेज गाइरेज। याद करने का तरीका आप लोगों को बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी क्लास में एक टॉपर बच्चा होता है, ठीक है। वो टॉपर बच्चा क्या करता है, हमें टेंशन देता भी है और हमारी टेंशन रिलीज भी करता है। यानी पहले तो टेंशन रिलीज करेगा, सुपर कॉइलिंग उसको रिमूव करनी है। अरे यार, पढ़ लिया बहुत, क्या तुम लोग टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब याद है अपने को, बहुत पेपर इजी आने वाला है। ऐसे ऐसे करके वो हमें टेंशन फ्री करता है। ठीक है, और जब उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो हमें टेंशन क्रिएट भी होती है। यानी सुपर कॉइलिंग रिलीज भी करेगा अनवाइंडिंग के थ्रू, और जब डीएनए को दोबारा से रैप अप करना है, तो सुपर कॉइलिंग दोबारा इंक्रीज यानी क्रिएट भी टोपोआइसमरेज करेगा। तो इस तरह से टॉपर बच्चा हमें टेंशन देता भी है, रिलीज भी करता है, यानी कि सुपर कॉइलिंग और अनवाइंडिंग दोनों कौन करेगा, टोपोआइसमरेज। इसी का दूसरा नाम हमने शॉर्ट में बोल दिया गाइरेज। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब देखो, जैसे ही स्ट्रैंड सेपरेट आउट हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, ये देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आरएनए का एक प्राइमर आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। आरएनए का जो प्राइमर है, वो 3' एंड, टेम्पलेट का 3' एंड होना चाहिए। ठीक है, तो 3' एंड जो टेम्पलेट का है, वहां पर आकर छोटा सा आरएनए का ये रहा प्राइमर ऐड हो गया। क्लियर है। अब ये जो प्राइमर ऐड हुआ है, ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन देगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज भाई बहुत ही वीआईपी टाइप का इंसान, मतलब एंजाइम है। वो क्या करता है, उसको चाहिए कि कोई यहाँ पे आकर कुछ थोड़ी शुरुआत करके जाओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, है थोड़ा कारपेट वगैरह ठीक करो। उस तरह से जो वीआईपी लोग होते हैं, वैसे ही ये बोलता है कि थोड़ा सा टेम्पलेट बनाओ, तब मैं काम शुरू करूंगा, इनोग्रेशन करो। तो आरएनए प्राइमेज जो है वो रिबन कट कर देता है हमारा, और फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सर से लेकर हमारा जो है चला जाता है, चला जाता है आगे की तरफ, स्ट्रैंड बनाता जाता है। क्लियर है। तो ये छोटा सा स्ट्रेच होता है आरएनए प्राइमर जो बनाता है। एंड ये आरएनए प्राइमर नाम है, तो दैट मीन्स इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होगा, यानी वो आरएनए का ही एक छोटा स्ट्रेच बनाता है, जिसको हमें रिमूव करना होता है। क्योंकि अगर हमने रिमूव नहीं किया, तो यूरेसिल हमारे डीएनए में ऐड हो जाएगा और वो डीएनए को डिस्ट्रक्ट कर देगा, यानी स्टेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो वो बात की बात है, जब हम करेक्ट करेंगे, अभी हमको ऐड करना है। ऐड कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में, और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाता जा रहा है। नेक्स्ट जो आता है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड की जो कहानी है, वो इस तरह की है
कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे मान लो लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीडिंग मतलब लेडर, सॉरी, लीडर। तो लीडर जो है वो क्या करेगा, वो आगे आगे जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है, यानी कि स्ट्रेट जाएगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड किसको बोला है, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। लेकिन लेगिंग स्ट्रैंड बेचारा उल्टी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि हमें अगर देखो, मान लो ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम, 5 नहीं, 3 मानो इसको, ये 3 है और ये 5 है टेम्पलेट का, क्योंकि 3 में रहेगा ना, तो ये 5 होगा, अल्टीमेटली ये 3 होगा। यानी टेम्पलेट का 3 प्राइम यूज करके हमें डीएनए सिंथेसिस करना है। यानी इतना थोड़ा सा ये स्ट्रेच खुला, ये थोड़ा सा इतना खुला है अभी, ठीक है, इतना ही खुला है अभी, इतना। तो इसने एक स्ट्रेच जोड़ दिया, देन अगेन फिर उसने ओपन अप हो गया, तो थोड़ा सा उसने और स्ट्रेच जोड़ दिया। इस तरह से क्या हो गया, यहाँ फ्रेगमेंट बन गए, टुकड़े टुकड़े बने। ठीक है, तो यहाँ 5 प्राइम और 3 प्राइम है, यानी कि किस डायरेक्शन में हमारा डीएनए सिंथेसिस होगा। टेम्पलेट की बात करेंगे तो टेम्पलेट की डायरेक्शन 3 to 5 होगी, लेकिन सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 to 3 होगी। क्लियर है, यानी 5 प्राइम पहले बनेगा, देन 3 प्राइम बनेगा, क्योंकि सामने 3 प्राइम है। नेक्स्ट जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो स्ट्रेट बन जाएगी, क्योंकि हेलिकेज की डायरेक्शन में ही हमारी सिंथेसिस हो रही है। लेकिन हेलिकेज की अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब ये जो स्ट्रेच बना है, अभी आगे बात करेंगे, तो एक तो हो गया कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको हमने बोल दिया लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फ्रेगमेंट है तो लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, उनका नाम था ओकाजाकी, उन्हीं के नाम पे हमने नाम रखा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है वो हमको मिल जाएंगे, एंड देन हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। आगे मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी अब जो टुकड़े बचे हैं, बने हैं, इनको हमें कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो डीएनए लाइगेज नाम का एक एंजाइम आएगा, जो कि आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करेगा और रिप्लेस करेगा, सॉरी, आरएनए प्राइमेज आके आरएनए प्राइमर को हटाएगा, क्योंकि प्राइमेज जो है उसी का काम है इसको हटाना। और लाइगेज कहेगा भाई जल्दी से इसको हटाओ, मुझे जोड़ना है। ये हटाएगा और डीएनए लाइगेज आके उसको कंप्लीट बना देगा, ग्लू का काम करेगा। लेकिन कंप्लीट तो बना देगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा निक रह जाएगा। ठीक है, स्ट्रैंड में छोटा सा एक छेद रह जाएगा, उस छेद को जो है उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी कहानी भी देखेंगे। अभी डीएनए गाइरेज जो है, टोपोइसमरेज, वो टेंशन रिलीज करता जा रहा है। अब जो डॉटर डीएनए बन गए, उन डॉटर डीएनए में देखो क्या क्या रहा। उन डॉटर डीएनए में हमें एक तो बना था कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा बना लेगिंग जो कि डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, तो बीच में जो छोटा सा निक रह जाता है इसको बोलते हैं निक। अगर न्यूक्लियोटाइड में अगर इस तरह से रहता है, मान लो इस तरह से अगर रहता है गैप, तो उसको अपन बोलते हैं गैप। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हमने फिलअप कर दिए सारे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ छोटा सा स्ट्रैंड में अगर छेद रह गया, उसको हम बोलते हैं निक। तो इस निक को कंप्लीट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। यानी ग्लू जैसे हम छोटा सा पेपर चिपका देते हैं, कहीं मिस्टेक होती है, वैसा ही काम करता है। नेक्स्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स में, तो होता है एंटी पैरेलल, बाई डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव, डिसकंटिन्यूअस। प्रोकैरियोट्स में यूनिडायरेक्शनल होता है, किसी किसी में बाई भी होता है, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। अब डीएनए के टाइप्स की बात करेंगे, तो डीएनए के टाइप्स जो होते हैं वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। हमारे कोर्स में बी डीएनए है, तो हम बी ही पढ़ेंगे, ज्यादातर जो है बी ही मिलता है। तो बी फॉर्म, ए फॉर्म, जेड फॉर्म। बी फॉर्म जो है वो हेलिकल स्ट्रैंड होता है, राइट हैंडेड होता है। ए फॉर्म राइट हैंडेड होता है। जेड फॉर्म उल्टा होता है। एंड मेजर रूल से प्रेजेंट है, प्रेजेंट में, जेड में एब्सेंट। बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्म इसमें 10.5, या बेसिकली 10 दिया हो तो 10 टिक कर देना, 11 होता है और इसमें 12 होता है। ग्लाइकोसिल बॉन्ड कॉन्फॉर्मेशन में इसमें एंटी एंटी और इसमें एंटी सिन दोनों होती हैं। हेलिक्स जो है इसमें 3.4 आंगस्ट्रॉम का होता है, इसमें 2.6, एंड इसमें 3.7। नेक्स्ट बेस जो टिल्ट होगा, हर बेस ही जो टिल्ट हो रहे हैं, मुड़ते जा रहे हैं, ये जो मुड़ाव झुकाव है 6 डिग्री पे होगा, इनका 20 डिग्री पे, और जेड का होगा 7 डिग्री पे। तो ये तीनों के फॉर्म है। इनमें से चाहे दो, तीनों अगर याद ना भी हो, लेकिन बी का जरूर याद कर लेना, क्योंकि बी पे क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
जो कि है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो जो 1 वाला है, अब इनकी हमको एक्टिविटीज देखनी है तीनों की, पॉलीमराइजेशन, एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफरीडिंग या प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। तो जो हमारा डीएनए पोल 1 है, 2 है और 3 है, इनमें से सबसे फास्ट कौन है? जो छोटे भाई बहन होते हैं वो फास्ट दौड़ते हैं, यानी थर्ड नंबर के जो होते हैं, यानी सबसे फास्ट कौन जाएगा? सबसे छोटा है, यानी थर्ड वाला सबसे फास्ट दौड़ेगा। ठीक है, तो ये फास्ट दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक छोड़ेगा। उस मिस्टेक को करेक्ट कौन, सॉरी कौन करेगा? अपना पॉलीमरेज 1। सबसे स्लोवेस्ट है पॉलीमरेज 1 और सबसे फास्टेस्ट है, यानी सबसे बड़े भाई बहन जो है उनका ध्यान सब जगह रहता है, देखते हैं छोटे भाई बहन क्या जल्दीबाजी में गड़बड़ कर रहे हैं और फिर उसको वो करेक्ट करते जाते हैं। वैसे ही डीएनए पोल 1 करेगा। एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग भी तीनों में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है पॉलीमरेज थर्ड में। एक्सोन्यूक्लियस प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी जो होती है 5' to 3', वो होती है पॉलीमरेज 1 में, बाकियों में नहीं होती। ठीक है, तो जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है वो भी किस में होगी? तीनों में होगी। प्रूफ रीड का मतलब होता है जैसे हमने कोई बुक लिखी तो हम उसको प्रूफ रीड करते हैं, यानी कोई मिस्टेक्स तो नहीं रहेगी, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स के 5 टाइप के जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो होते हैं। सबसे पहला होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, इनके बारे में डिटेल हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ प्रोकैरियोट है, हम उतना ही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या है देख लेते हैं। सेल डिवीजन अगर फेल हो जाता है, सेल डिवीजन में अगर मान लो हमने जो सेल साइकिल पढ़ी थी उसमें डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हो पाया, तो क्या हो जाता है? पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, यानी कि क्रोमोसोमल एनोमेली, यानी कि 26 क्रोमोसोम, सॉरी 23 की जगह 24 हो गए एक जगह स्पर्म में मान लो। तो अल्टीमेटली जब 23 के साथ वो ऐड होगा तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो यही बोलता है क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल एनोमली, या फिर बोल एनोमली, या फिर बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। हेलिकेज जो है वो ओराई साइट पे काम करता है, अनवाइंड करेगा दोनों स्ट्रैंड की, और कोई मिस्टेक अगर रह जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है? म्यूटेशन का रीजन क्रिएट हो जाता है। ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन। देन हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन में देखो, लोकेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोकैरियोट्स में होती है न्यूक्लियोइड, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोइड में होगा, हमारे अंदर न्यूक्लियस में होगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम क्या बोलते हैं? डीएनए का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि मान लो एक पूरी बड़ी बिल्डिंग है, हमारा इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में एक छोटा सा रूम है जहाँ पर नीट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो नीट के लिए हमें चाहिए पीसीएम, सॉरी पीसीबी। छोटा सा एक रूम और है, उस रूम में बना करवाई जाती है सीईटी की प्रिपरेशन। सीईटी के लिए चाहिए आपको पीसीबी एंड एम, जो मैथ्स वाले हो मैथ्स ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा रूम है जिसमें हम करवा रहे हैं जेई की प्रिपरेशन, उस जेई की प्रिपरेशन में आपको चाहिए पीसीएम। तो इस तरह से ये पूरी एक टीम है ना, ये पूरी यूनिट है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि सीईटी की यूनिट, नीट की यूनिट और जेई की यूनिट। उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती है जो अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। अलग अलग जीन के लिए अलग अलग यूनिट्स होंगी, क्योंकि मान लो हमें हेयर का प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए अलग यूनिट होगी, आई के प्रोटीन के लिए अलग यूनिट होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी जो यूनिट है पीसीएम, वैसे इनकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो वैसे ही प्रोमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर तीन है इनके पास भी हमारी तरफ। शॉर्ट पहले होगा प्रोमोटर, देन स्ट्रक्चर, देन टर्मिनेटर। प्रमोटर प्रमोट करेगा कि भाई सिंथेसिस हो, रेप्लिकेशन हो, आरएनए बने, स्ट्रक्चरल आरएनए बनाएगा, और यहाँ टर्मिनेट जहां जिस पॉइंट पे हो गया वो हो गई टर्मिनेटर साइट। ठीक है, अपस्ट्रीम में होता है, ये लोकेशन पूछ ली जाती है, याद रखना 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो 5' है स्ट्रक्चर का, इसके इधर पहले। ठीक है, देन जो टेम्पलेट है उसमें कोडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जो है, देखो हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन पूछी जाती है, क्या होगी? सिंथेसिस की डायरेक्शन होगी 5 to 3। टेम्पलेट की अगर पूछता है तो 3 to 5 है, लेकिन सिंथेसिस कैसे याद रखोगे?
एस फॉर सिंथेसिस। ठीक है, और अगर मैंने 5 बना दिया, ये भी एस की तरह ही है, यानी कि 5 एस के जैसे दिखता है, इसलिए सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 प्राइम से। ऐसे ही याद करने का तरीका आप याद रख सकते हो। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, दूसरी स्ट्रैंड जो बनेगी वो होगी नॉन टेम्पलेट, जो कि हमारी डॉटर स्ट्रैंड। उसी को हमने बोला है कोडिंग स्ट्रैंड, एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोला है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो, टर्मिनेटर क्या है। टर्मिनेट पे जाकर रो फैक्टर जो है, देखो बच्चों होता क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो अंधा है, उसको कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इज अ ब्लाइंड एंजाइम। उसको कोई चाहिए कि हाथ पकड़ के भाई मुझे खड़ा कर दो, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, चलना कहाँ से। आपने इसको हाथ पकड़ के खड़ा करने के लिए आएगा सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर इसको पकड़ के लेके आए, भाई इधर से चल, ये सीधा सीधा जा, इधर उधर मत मुड़ना। आरएनए पोल कहेगा ठीक है, स्ट्रक्चर जीन पे सीधा सीधा जाएगा और बना देगा आरएनए। अब वो अंधा है, उसको पता नहीं है ना कहाँ रुकना है, तो यहाँ पे खड़ा हुआ है रो। तो जो रो एंजाइम फैक्टर है, रो फैक्टर, वो उसको पोल को रोक देगा कि भाई रुक जा, बस यहीं तक था काम तेरा, खत्म। तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर है और टर्मिनेशन फैक्टर है हमारा रो फैक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना, आरएनए पोल इज अ ब्लाइंड एंजाइम, उसको नजर नहीं आता है, हमें ही शुरू करना है, हमें उसको रोकना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। टेम्पलेट, नॉन कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। कैसे पता लगेगा, दो स्ट्रैंड्स हैं, अगर दोनों ने ही शुरू कर दिया ट्रांसक्रिप्शन, तो ये तो दोनों ही आरएनए बनाएंगे, और आरएनए बनाने के बाद ये दोनों ही डबल स्ट्रैंड में बन जाएंगे। तो हमको तो ये चाहिए ही नहीं ना। अगर ऐसा हमने कर दिया तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए एक स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, दूसरा बोलता है तू चुपचाप देख मैं बना रहा हूँ, बोलता है ठीक है भाई मुझे क्या है। तो ए के सामने जोड़ देगा यू, टी के सामने जोड़ देगा ए, सी के सामने जोड़ देगा जी, बन गया। ये जो आरएनए बना है, ये देखो, ये आरएनए है हमारा, यू ए जी इज अवर आरएनए। ठीक है, ये आरएनए है। अब ये जो है डीएनए का टेम्पलेट था, इसके यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन बेस टी, यहाँ पे कौन सा होगा ए, यहाँ पे कौन सा होगा जी। यानी यू को छोड़ के दोनों मिक्स है, दोनों मैच हो रहे हैं मतलब। तो यानी मैच हो रहे हैं, इसीलिए कोडिंग, ये वाला जो डीएन आरएनए नहीं बनाता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, उसको हमने नाम दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज कॉपी है हमारे कोडोन की। जो हमारा ये कोड बन रहा है कोडिंग आरएनए, ये कोड ही तो बना रहा है, जो अब कोड बनाएगा फिर प्रोटीन। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन है इसकी, आरएनए की तरह। ठीक है, और इसीलिए जब ये कोडिंग है तो दूसरे को हमने अपोजिट बोल दिया, नॉन कोडिंग। जो बना रहा है दैट इज ऑलवेज अवर टेम्पलेट, चाहे डीएनए हो आरएनए हो। तो ये टेम्पलेट है तो इसको नाम दे दिया नॉन टेम्पलेट, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, सेंस स्ट्रैंड किसको बोलेंगे अपन, इसी को सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, क्योंकि ये कोड जो हमारा आरएनए बना रहा है ना, तो अगर ये सेंस स्ट्रैंड है तो इसको अल्टीमेटली बोल दिया एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, क्लियर है। यानी कि वो कोई सेंस नहीं बना के जा रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ देख रहा है खड़े होके। ठीक है, अब अगर देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर दोनों ही डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस ही डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जीन तो एक ही है, अलग अलग सीक्वेंस से फिर आई का जो प्रोटीन है वो अलग अलग सीक्वेंस में बनेगा, एंड हेयर का एंड अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। तो उनकी दो दो अलग अलग आरएनए मिलने लगेंगे। तो हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि फिर से कंफ्यूजन होगी। देन अगर दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली साथ में टेम्पलेट करेंगे तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, और वो अल्टीमेटली आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया बच्चों तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी आएगी आपको कि जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा तो फिर राइबोसोम कैसे बाइंड होगा, डबल में तो बाइंड हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए उसको सिंगल स्ट्रैंड चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को क्या होती है, हमारी जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
देन ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पे जीन दो तरह के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर जीन जो है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड ही बनाएगी, एक ही प्रोटीन बनाएगा। और पॉलीसिस्टोनिक, पॉली मंजे मैनी, तो मैनी यूनिट्स ऐसी होंगी जो हम लैकोपेरन में पढ़ेंगे, जो अलग अलग डीएनए बनाएगी, एंड देन सॉरी आरएनए बनाएगी, तो अलग अलग प्रोटीन बन जाएगा एक ही डीएनए टेम्पलेट से। ठीक है, तो मोनोसिस्टोनिक जो यूकेरियोट्स में बनता है, और पॉलीसिस्टोनिक बनता है हमारे प्रोकैरियोट्स में। अब जो मोनोसिस्टोनिक होता है उसको ही हम स्प्लिट जीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरप्टिव कोडिंग सीक्वेंस होती है, एक्सोन, बीच में आएगा इंट्रॉन, तो जो इंट्रॉन है वो, फिर देन आएगा एक्सोन, यहाँ भी इंट्रॉन, आजू बाजू इंट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं। इंटरवाइनिंग होती है, इसको प्रोसेस कर दिया जाता है बाद में, जो काम की सीक्वेंस नहीं होती उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, नॉन कोडिंग होती है, कुछ नॉन एक्सप्रेस होती है, इनसे कोई प्रोटीन बनने नहीं वाला, तो ये इमेच्योर होती है, अनप्रोसेस्ड होती है, HNRNA ये कहलाता है, HNRNA। इसकी प्रोसेसिंग होगी बच्चों, इसकी प्रोसेसिंग होगी, इन दोनों को कट कर दिया जाएगा, हमारा मेच्योर आरएनए बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए। जो HNRNA है उसको लेरिएट की फॉर्म में हटाया जाएगा, जैसे मान लो, ठीक है, ये है हमारा एक्सोन, अब हमको इंट्रॉन जोड़ देते हैं इसमें, ये आपको समझना जरूरी है, लेरिएट की फॉर्म क्या होती है। देखो ये हमारा है, ब्लू वाला जो है वो इंट्रॉन है, और जो रेड वाला है वो है हमारा एक्सोन। तो ये जो ब्लू वाला है ना, ये ऐसे लेरिएट बन जाता है, ये ऐसे बन जाएगा लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दे दिया लेरिएट। क्लियर है, अब उसके बाद ये जो लेरिएट है, ये ही बनाएगा हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर। अब ये लेरिएट है, पिंच आउट हो जाएगा, ये हट जाएगा, और ये पूरा का पूरा, ये दोनों स्ट्रैंड जो है पूरा एक हमारा mRNA बन जाएगा। दैट इज अवर मेच्योर mRNA, एंड देन दिस विल बी यूज फॉर द ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में वो काम आएगा। प्रोमोटर जो है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस से इफेक्ट होता है। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है कि प्रोमोटर के साथ में, यहाँ पर इसी प्रोमोटर है, तो इधर एक रेगुलेटरी आई जीन होता है, जो कि रेगुलेटरी सिस्टम सीक्वेंस होता है, इसको वो कंट्रोल करता है, यानी कब तो आरएनए बनाना है, कब नहीं बनाना, वो कंट्रोल करता है। पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में होता है, हमने देख ही लिया। प्रोमोटर की अगर हमने पोजीशन चेंज करी तो टर्मिनेटर भी चेंज हो जाएगा, यानी अगर प्रमोटर मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली टर्मिनेटर। ठीक है, देन फिर वो नीचे वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज होगा, क्योंकि टेम्पलेट की डायरेक्शन हमेशा 3 to 5 होती है ना, डीएनए में भी होगी, ट्रांसक्रिप्शन में भी होगी। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड भी ये बनाएगा। बेचारा अकेला ही है आरएनए पॉलीमरेज, के पास कोई टीम नहीं है, वो अकेला ही सब काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये देखो प्री mRNA बन गया, ये प्री mRNA जो है ये होकर जाएगा साइटोसोम, न्यूक्लियस में होगा ये, और ट्रांसलेशन कहाँ पर होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। यानी रेप्लिकेशन आपसे पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर हो रहा है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस में, लेकिन ट्रांसलेशन बाहर आएगा जब हमारा आरएनए, क्यों, क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, और हमें राइबोसोम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है। ये रहा, ये इंतजार ही कर रहा है कि भाई कब हमारे में आए, मैं प्रोटीन सिंथेसिस करूं। इस तरह से अमीनो एसिड एक के बाद एक जोड़ता जाएगा, चेन जोड़ देगा पॉलीपेप्टाइड की, और फर्दर हमको मिल जाएगा हमारा प्रोटीन, जो कि होगा फोल्डेड स्ट्रक्चर में, और अगर नॉन फोल्डेड है दैट इज अवर पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों, प्रोकैरियोट्स में आरएनए ओनली आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 होते हैं, पोल 1, पोल 2, पोल 3। पोल 1 आरएनए बनाएगा, पोल 2 HNRNA या mRNA बनाएगा, 3 वाला टी बनाएगा, RMT, आरमैट, RMT, RNT डॉक्टर होता है ना, तो ENT होता है। RNT एक्चुअली मेडिकल कॉलेज का नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, जो कि उदयपुर में है।
ठीक है, तो आर एन को अपन थोड़ा सा इधर एक और एन जोड़ के एन बना देंगे, आर एम टी। ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हो मेडिकल कॉलेज के नाम से। थर्ड वाला जो पॉलीमरेज है वो 5s RRNA और SNRNA बनाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं इसको। ये 28s 18 5.8 और ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं और आपको ये याद इजीली रह जाएगा। फैक्टर्स जो ट्रांसक्रिप्शन में काम में आते हैं, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज द इनिशिएशन फैक्टर एंड इलोंगेशन तो आरएनए पोल कर ही लेगा, एंड देन टर्मिनेशन फैक्टर आएगा, दैट इज अवर रो फैक्टर। ठीक है, तो इसमें से बिल्कुल ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टॉप करने के लिए रो फैक्टर आ जाएगा। अब आता है हमारा ट्रांसलेशन। तो देखो, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, हम कर रहे हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। क्लियर है। अब जो प्रोटीन का सिंथेसिस हम लोग कर रहे हैं तो वो उसकी लोकेशन होगी, हमने देख लिया है साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है हमको अमीनो एसिड जोड़ने हैं, अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। यानी मोतियों की माला में मोती कौन है, अमीनो एसिड, और माला है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसी तरह से हम चलेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी, दो अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड होगा, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। 23 SRRNA जो कि राइबोसोम में बैठा रहता है, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। जहां हमने राइबोजाइम पढ़ा था एंजाइम में, याद करो। तो जो राइबोसोम है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, सेलुलर फैक्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है, और स्ट्रक्चर आरएनए में इसके 80 डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, राइबोसोम में इतनी सारे यूनिट्स मिलके एक राइबोसोम बनाते हैं। अगर वो इनएक्टिव स्टेट में है, यानी कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग होगी। जब एक्टिव होंगे तो दोनों ही सब यूनिट्स आकर ऐसे ऐड होके एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए में एनकाउंटर करेगी तो ट्रांसलेशन प्रोसीड हो जाएगा। लार्ज वाली जो है उसमें दो बाइंडिंग साइड होती है, एक तो 5' UTR, दूसरी 3' UTR। 5' UTR जो है वो वहां से स्टार्ट होता है कोडॉन रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, और 3' UTR जो होती है वहां पे स्टॉप कोडम, यानी कि लास्ट में आके हमारा स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह से दो फेजेस में वर्क करते हैं, जैसे कि अ, एक तो है चार्जिंग टीआरएनए आएगा पहले, जिसको हमने अमीनो एसिड टीआरएनए भी बोला है, जो कि इनिशिएट करेगा हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। एंड देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो करेगा वो, यानी कि दो चार्ज टीआरएनए के बीच में, जब ये एक लेकर आया यहाँ पर, सॉरी ऊपर लेके आएगा, एंड यहाँ पर वो ऐड करता जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, इसकी जगह दूसरा वाला आ जाएगा, यहाँ से हट गया। ठीक है, और दूसरा जो आया उसने यहाँ जोड़ दिया, फिर उसके बाद ये हट जाएगा, तीसरा आके यहाँ जोड़ देगा, इस तरह से चलता जाता है। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, स्टेप्स जो है ट्रांसलेशन के, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड आके पहले शुरुआत करता है, जो है मिथ्योनिन। इसको कोड करता है AUG। तो मिथ्योनिन इज द इनिशिएशन अमीनो एसिड, AUG इज द एक्ट एज इनिशिएशन कोडोन एंड ऑल्सो कोड फॉर मिथ्योनिन सो दैट हैविंग ड्यूअल नेचर। इसको हम इसका ड्यूअल नेचर बोलते हैं, दो तरह का काम कर रहा है। इलोंगेशन में जो है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीड हो चुका है, अब एक के बाद एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप ऐड होती जाएंगी। ठीक है, कोडोन टू कोडोन जो है मूव करता जाएगा हमारा राइबोसोम, और अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। जैसे ही टर्मिनेटर साइट आएगी, टर्मिनेटर साइट आने पर स्टॉप कोडोन आएगा, जिस जो कि क्या होता है, स्टॉप कोडॉन आते से ही क्या इसके हिसाब का टीआरएनए नहीं होता, क्योंकि अमीनो एसिड ने रोकना है अब। तो फिर ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है, दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाती हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो इन्होंने बनाई है यहाँ पर, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसकी प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह होगी, ग्लाइकोसिलेशन होगा, जो कि ER और गोल्गी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दो तरह की चीजें हैं, जो दो प्रोसेसेस हैं, अमीनो एसिलेशन एंड पेप्टिडाइलेशन। अमीनो एसिलेशन का मतलब है अमीनो एसिड ग्रुप अमीनो एसिड पे जोड़ा है ताकि वो चार्ज हो सके। एक बार चार्ज होने के बाद अगेन पेप्टाइड बॉन्ड की चेन कौन जोड़ेगा, पेप्टिडाइलेशन, यानी कि पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज एंजाइम चेन बनाता जाएगा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, इजीली आप कर लोगे। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक कोड।
अब देखो, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जॉर्ज गैमो, उन्होंने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस क्रिएट किया था। तो हमें पता है 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हर एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए। जैसे AUG किसको कोड करेगा? मीथियोनिन को। मीथियोनिन इज अ अमीनो एसिड, मीथियोनिन इज एन अमीनो एसिड विच इज कोड बाय AUG। देन आए हरविंद खुराना, उन्होंने सिंथेसाइज किया इन विट्रो, लैब में उन्होंने आरएनए बना के दिखाया। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, यानी कि मान लो दो लिए, होमो में मतलब ए यू 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 करके एक अमीनो एसिड बना दिया, और कोपॉलीमर मतलब ए यू ऐसे। तो देखो दो बन गए AUA, और दूसरी सीक्वेंस है UAA। ए यू आ जाएगा UAU। ठीक है, इस तरह से दो तरह के अमीनो एसिड। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ये किसने बताया? गोविंद खुराना ने। नेक्स्ट आते हैं अपने मार्शल निरनबर्ग। मार्शल निरनबर्ग जो थे, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस किया, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की, और जो सिवेरो ऑन्को एंजाइम है उसको क्या बोला गया है? पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। ठीक है, तो इन इसकी डिस्कवरी की थी S ओंको ने। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1959 में आरएनए सिंथेसिस करने के लिए। तो इन्होंने इस तरह से जो इंडिपेंडेंट मैनर में जो है आरएनए को फॉर्म किया, पॉलिमराइज किया। देन सेलिएंट फीचर्स हम देखेंगे, जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है, यानी तीन के पेयर में होता है। टोटल कोडॉन 64 होते हैं, और कोड करते हैं 61 अमीनो एसिड को, क्योंकि तीन जो है वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो स्टॉप कोडॉन जो है वो कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे, इसलिए उनको हमने, कोडॉन टोटल 64 है, क्योंकि स्टॉप कोडॉन भी तो कोडॉन ही है ना। लेकिन अमीनो एसिड को कितने कोड करेंगे? ओनली 61। जो तीन है वो कोड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना जो कोडॉन है, वो अनएम्बिगुअस होता है या स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो स्पेसिफिक है, यानी कि AUG जो है वो AUG मिथ्योनिन का स्पेसिफिक है, यानी कि वो क्या करेगा? मिथ्योनिन ही बनाएगा, वो ट्रिप्टोफैन नहीं बनाएगा, तो स्पेसिफिक है। डीजेनरेसी होते हैं इनमें, यानी कि अ, कुछ अमीनो एसिड के 2 3 4 5 या 6 सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस भी एक को कोड कर सकती है। ये कॉमनलेस होते हैं, इसलिए कंटिन्यूस होते हैं। यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल वर्ड आना चाहिए बेसिकली। नियरली यूनिवर्सल होते हैं, और नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि AUGCCA, टी नहीं आएगा, UAG। तो नॉन ओवरलैपिंग यानी AUG पढ़ेंगे हम कभी भी, उसके बाद CCA पढ़ेंगे हम, कभी भी UGC ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फिर ऐसे ओवरलैपिंग में नहीं आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे। इनिशिएशन कोडॉन AUG होता है, जो मीथेनिन को भी कोड करता है, इनिशिएशन कोडॉन भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्यूअल, फंक्शनल ड्यूअलिटीज में पाई जाती है, या इट हैविंग अ ड्यूअल फंक्शन। देन हम लोग बात करेंगे ओनली मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन, ऐसे अमीनो एसिड है जिनका सिर्फ ओनली एक ही कोडोन होता है। बाकी जितने अमीनो एसिड हैं, 18 अमीनो एसिड, उनके एक से ज्यादा कोडोन भी मिलते हैं। वोबल हाइपोथेसिस का मतलब होता है, वोबल 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 यानी कि गलती, मिस्टेक, यानी कि अगर बाय मिस्टेक मान लो, देखो क्या होता है, किसी के 3 कोडोन है जो कोड कर रहे हैं अलग अलग, तो गलती से मान लो कोई ऐसा जुड़ भी गया लास्ट में, तो गलती से भी, लेकिन वो मिस्टेक से ही सही अमीनो एसिड ऐड करेगा। कैसे देखते हैं? देखो, ये वाला है CUC, ठीक है। नेक्स्ट है CUU। तो CUC भी ल्यूसीन को कोड करेगा, एंड CUU भी ल्यूसीन का ही कोड होगा। ठीक है, तो वो ल्यूसीन ही लेकर आएगा। GAG, अगर उसने गलती से मान लो यहाँ पर, ये गलती से अगर उसने G ऐड भी कर दिया, तो भी क्या होगा अल्टीमेटली, क्योंकि दो जो है वो ल्यूसीन के ही है, तो गलती से ही सही, लेकिन वो GA को रीड करके यहाँ पर ऐड कर देगा, और वोबल पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि गलती से ही सही, लेकिन वो ल्यूसीन ही ऐड कर देगा, यानी करेक्ट अमीनो एसिड वो ऐड करेगा। इसी को बोलते हैं, इनमें वोबलिंग होती है।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये देखो, ये अलग अलग हैं सारे, आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है अपना, इनके टाइप्स दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल, नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक, पोलर हाइड्रोफिलिक। पोलर का मतलब होता है दोनों चार्ज, यानी कि दो पोल होने चाहिए, प्लस माइनस। अब हम बात करेंगे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के। एसेंशियल मतलब जो चीज मेरे पास नहीं है वो मेरे लिए एसेंशियल है, यानी मुझे वो चाहिए। यानी कि अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ऐसे अमीनो एसिड जो मुझे न्यूट्रिशन में चाहिए, मेरी बॉडी नहीं बना रही। जो चीज मेरी बॉडी बना रही है, दैट इज माई नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वो जरूरत ही नहीं है, मेरे पास है, वो मेरी बॉडी बना रही है। तो वो एलेनिन, आर्जिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, सिरिन, प्रोलिन, टायरोसिन। एसेंशियल अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलैमिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ठीक है, थ्रियोनिन, सॉरी, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। तो ये है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन क्या होता है? देखो, म्यूटेशन की डेफिनेशन होती है सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है, अगर हमें डीएनए और जीन का रिलेशन हमें देखना है तो हम म्यूटेशन के थ्रू ही देख सकते हैं। पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है सिंगल बेस पेयर में चेंज होना। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, एंड दैट इज अवर व्हाट, लाइक दिस। ये पहला वाला स्ट्रैंड देखो, ओरिजिनल TAACTGCAGGT। अब मान लो इस सीक्वेंस में यहाँ टी की जगह पर हमने सी जोड़ दिया, तो सीक्वेंस चेंज हो गई। ये TAACTG था लेकिन CCG हो गया, यानी ये अलग ही जोड़ देगा। यानी कि ग्लूटामेट बनना चाहिए था, लेकिन क्या बन गया, वेलिन ऐड हो गया। तो जैसे ही वेलिन ऐड हुआ तो हमारी जो आरबीसी उसका स्ट्रक्चर सिकल शेप हो गया, क्योंकि यहाँ पर अलग चीज हो गई है। ठीक है, यानी एक अमीनो एसिड से फर्क आ गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा, यानी पूरी पिक्चर ही बदल गई। कैसे बदली देखते हैं। ये नॉर्मल सीक्वेंस है पहली वाली। ठीक है, टायरोसिन, सीरिन, ग्लाइसिन, सीरिन जुड़ रहा है। अब फ्रेम शिफ्ट में हमने एक चीज, जी और सी, एक इसको चेंज किया। यस, यानी कि यहाँ पर सी की जगह जी आ गया और यहाँ जी की जगह सी आ गया, उल्टा हो गया। तो इंसर्शन बीच में जब हमने इनके यहाँ पर इंसर्ट कर दिया ना बीच में, एक और हमने जी ऐड कर दिया, तो सामने यहाँ सी बनना पड़ेगा। अब ये वाली एक अलग ही शिफ्ट हो गई, तो ये देखो, यूएसी यूसीए तो बन गया, लेकिन अब बनना चाहिए था जीजीयू की जगह क्या बन जाएगा, सीजीजी। तो सीजीजी जो है अर्जिनिन को कोड करेगा, दैट्स वाई फिर सारी सीक्वेंस चेंज हो गई और पूरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल गया। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हमने आज देख लिया दो टाइप की म्यूटेशन, पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट। अब हम बात करेंगे ओपेरॉन की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, एंड देन बात करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, जो कि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि फिर ये ज्यादा हो जाएगा आई फील। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन में पूछ लेना, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।